हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो लेक्चर देख लिया कंसंट्रेशन टर्म्स का। आगे बात करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स का दो लेक्चर और लेंगे। ये 11th का पोर्शन है, फिर भी हम 12th में अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स अगर जो 11th में पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर उनको कोई दिक्कत आया कंसंट्रेशन टर्म में तो वो देख सकते हैं। चलिए, तो आज बात करेंगे हम लोग नॉर्मलिटी के बारे में। नॉर्मलिटी को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, नॉर्मलिटी को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ जान जाते हैं ताकि हमको नॉर्मलिटी पढ़ने में इजी हो। वो क्या क्या है? पहला है आपका इक्विवेलेंट मास, दूसरा है ग्राम पर इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट कुछ लोग बोल देते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट। मैंने पहला बोला इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को हम लोग शॉर्ट में EQ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट मास, जैसे आप लोग मोलिक्यूलर मास तो जानते हैं, निकालने मोलर मास, तो बस आप लोग को मोलिक्यूलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करना है। अब आपको मोलिक्यूलर मास पता है, n फैक्टर क्या था? आपको n फैक्टर मेन। अब n फैक्टर क्या ऐसे आएगा, जैसे सोलूट और सॉल्वेंट होता है, उस सोलूट को आप एसिडिक लेते हैं, बेसिक लेते हैं, साल्ट लेते हैं, या क्या बोल सकते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो एन फैक्टर अलग अलग केस के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर एसिड रहा, एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या लीजिए? कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। फर्स्ट लेते हैं इन केस ऑफ एसिड। सर एसिड में हमको क्या मिलता है? H प्लस की OH माइनस, H प्लस ही मिलता है एसिड के केस में। तो एसिड के केस में हम लिखेंगे नंबर ऑफ H प्लस, जो एसिड के केस में कितना हमको H प्लस मिल रहा है। नंबर ऑफ H प्लस इन एसिड ऑफ एसिड, नंबर ऑफ H प्लस ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। या इसको दूसरा टर्म से बोलते हैं इसका बेसिसिटी। क्या बोलते हैं इसका? बेसिसिटी। एन फैक्टर निकालने का नंबर ऑफ H प्लस देख लीजिए, या उसको हम दूसरा टर्म्स में बेसिसिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl ले लेते हैं। HCl आपका कैसे उठता है? H प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ H प्लस कितना है? 1 है। तो इस केस में एन फैक्टर कितना आ गया? 1। अगर हम H2SO4 की बात करें तो ये क्या होगा? 2H प्लस प्लस सल्फेट आयन बचेगा SO4 माइनस 2। इस केस में जो एन फैक्टर आएगा, H प्लस कितना है? 2, तो यहाँ आएगा 2, ठीक है। अच्छा, कुछ टर्म्स लेते हैं, जैसे H3PO4, H3PO3, H3PO2, सब में आपको 3 H दिख रहा है। क्या इसका एन फैक्टर 3 होगा? कितना होगा? इस सबका स्ट्रक्चर आप 11th में पढ़े होंगे, हम अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप खुद से पहले इसका देखिएगा, ठीक है। मैंने बोला बेसिसिटी या नंबर ऑफ H प्लस, तो अगर हम H3PO4 सबका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पहला बनाए, अब बनाते हैं H3PO4 का। लास्ट बनाते हैं H3PO2 का। मैंने बोला था एन फैक्टर क्या होता है? जितना H प्लस निकलेगा। इस केस में अगर हम H निकाले तो एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, 3 निकलेगा। तो H3PO4 के केस में एन फैक्टर आपका कितना आएगा? एन फैक्टर अगर लिखे यहाँ पे
तो आएगा आपका 3, ठीक है। इस केस में अगर H निकलेगा तो एक यहां से निकलेगा, एक यहां से नहीं निकलेगा। बेसिसिटी देखिए ना, यहाँ पे बेसिसिटी कितना आ गया, एक ये 2 3। H3PO4 का बेसिसिटी कितना है 3, H3PO4 का 3, H3PO3 का 2 और H3PO2 का 1। तो बेसिसिटी या नंबर ऑफ H प्लस, यहाँ पे बेसिसिटी ज़्यादा सिंपल लग रहा है देखने में आपको। H प्लस पता नहीं चलेगा यहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलता है। आपका जो O से लगा हुआ H रहता है यही निकलेगा, ये वाला नहीं निकलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब ये नहीं छोड़ता है इस H को, फास्फोरस H को नहीं छोड़ता, ये H ऑक्सीजन वाला टूटता है। तो यहाँ इस केस में N फैक्टर आएगा 3, इस केस में N फैक्टर आएगा कितना 2, इस केस में आएगा कितना 1। तो ये मत देखिएगा कि कोई भी कंपाउंड में नंबर ऑफ H प्लस जितना है उतना छोड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। आप स्ट्रक्चर बना कर देखिएगा, बेसिसिटी देख लीजिए, नंबर ऑफ H प्लस कितना रिलीज करेगा वो देख लीजिएगा। तो मैंने एसिड के केस में क्या निकाला, N फैक्टर। एसिड के केस में देख लिए। अब हम देखते हैं बेस के केस में N फैक्टर। अच्छा, एसिड में हमको H प्लस मिलता है, बेस में क्या मिलेगा OH माइनस। तो हम एसिड में क्या लेते हैं, नंबर ऑफ H प्लस, तो बेस में क्या लिखेंगे नंबर ऑफ OH माइनस, नंबर ऑफ OH माइनस कितना हमको मिलेगा। अच्छा, उसमें बेसिसिटी है तो इसको क्या बोलते हैं एसिडिटी। तो बेसिसिटी में नंबर ऑफ OH माइनस या एसिडिटी देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे बेस लेते हैं NaOH, ये क्या होता है Na प्लस OH माइनस, कितना OH माइनस है 1 है, तो N फैक्टर 1। MgOH का होल 2, Mg 2 प्लस या 2OH माइनस, N फैक्टर कितना 2। AlOH का होल 3, क्या होगा Al 3 प्लस 3OH माइनस निकलेगा, यहाँ पे N फैक्टर 3। मतलब आपको देखना है बेस केस में कितना OH निकलना है, एसिड के केस में कितना OH माइनस निकलना है, ठीक है। एसिड बेस आ गया। मान लीजिए आपका थर्ड केस, अगर ये साल्ट रहा, क्या रहा साल्ट। साल्ट के केस में कैसे निकालिएगा, तो साल्ट के केस में आपको देखना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या बोला मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अब किसका, प्लस वाला कि माइनस वाला, कोई सा भी, आइदर प्लस या माइनस, कोई सा भी, आइदर प्लस वाला या माइनस वाला। जरूरी नहीं है कैटायन का चार्ज देखिए, किसी एक का चार्ज देखिए। जैसे अगर इसकी बात करें, इसमें भी 3 है, इस एक OH माइनस 1 दे रहा है माइनस, तो 3 OH है तो 3 माइनस होगा, तो 3 लेंगे। इसका भी 3 है, इसका प्लस 2 है, एक OH माइनस 2 दे रहा है तो 2OH माइनस 2 देगा चार्ज। तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, नंबर से मतलब है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या था Na प्लस Cl माइनस, इसका लीजिए इसका लीजिए, चार्ज कितना है एक ही है, Al2SO4 होल 3। यहाँ पे चार्ज बात करें तो क्या है 2 Al है जो +3 में है SO4 कितना है 3 है, इसका चार्ज कितना है -2। तो चार्ज की बात करें, एक Al 3 दे रहा है तो 2Al कितना देगा 6। सल्फेट आयन 1 दे रहा है -2 तो 3 कितना देगा -6। हमको क्या लेना है, चार्ज देखना है। इस केस में N फैक्टर कितना आ जाएगा 1, इस केस में N फैक्टर कितना आ जाएगा 6। हमको किसी से मतलब नहीं, सिर्फ चार्ज से मतलब है। तो N फैक्टर आप इसे बेस के केस में देख लिए, सॉल्ट के केस में देख लिए, एसिड के केस में देख लिए। अब बात करते हैं अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट रहा तो क्या, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग के केस में देखते हैं। इस केस में हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमारा होता है N फैक्टर। N फैक्टर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर।
कितना इलेक्ट्रॉन लेन देन हो रहा है। जैसे बात करें हम लोग पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम पर मैग्नेट बहुत ही गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो फॉर्मूला KMnO4। अच्छा, KMnO4 का क्वेश्चन बहुत, मतलब इसको जब हम एसिड के केस में एक बार डालेंगे, एक बार बेस के केस में डालेंगे, एक बार हम इसको न्यूट्रल के केस में डालें, तीनों केस में अलग आता है। मान लीजिए एसिड केस में H प्लस, बेस OH माइनस, न्यूट्रल ले लेते हैं, ठीक है। अगर एसिड के केस में बात करें KMnO4 तो ये आपका आता है Mn+2 में। अच्छा, यहां पे अगर चार्ज की बात करें बाहर में तो 0 है। पोटासियम आपका +1 देता है, ये कितना देता है ऑक्सीजन, -2। तो अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, सबका एड जोड़, अगर इसको x मान ले हम तो क्या जाएगा, तो -8 + 1 -7, तो यहाँ पे x कितना आ गया, 7। अभी जो मैग्नीशियम है +7 में है, बाद में किस में होता है, +2 में। कितना का चेंज आया, +7 से +2 में गया, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। तो यहाँ पे जो n फैक्टर क्या होगा, 5। मैंने क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये +7 से +2 में जा रहा है, मतलब 5 का चेंज आ रहा है, तो n फैक्टर 5, ठीक है। अगर बेस के केस में बात करें तो ये होता है आपका K2MnO4। यहाँ पे ये कितना, +2 +1 होता है तो मतलब 2 है, तो +2 हो जाएगा। एक होता है -2 में तो 4 है, तो -8, कितना आ गया ये, +6। तो बेस के केस में इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा, 6। या इसको MnO ऐसे भी लिख सकते हैं, MnO4 -2 करके लिख सकते हैं, ऐसे करके, ये कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखी बातें की है, ठीक है। अगर न्यूट्रल के केस में बात करें, न्यूट्रल केस में होता है MnO2। यहाँ पे कोई K नहीं है तो कोई नहीं, एक ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन -4, तो -4 आ गया, तो ये कितना आएगा, +4। +7 से +4, कितना का चेंज, 3 का चेंज, n फैक्टर 3। देखिए n फैक्टर KMnO4 को जब एसिड में डालेंगे तो Mn+2, वो बेस केस में K2MnO4, न्यूट्रल केस में MnO2। क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछ लेगा, n फैक्टर तो दूर की बात है, उसको छोड़ दीजिए, बोल देगा पोटासियम पर मैग्नेट को जब हम एसिड के केस में डालें, बेस के केस में डालें और न्यूट्रल केस में डालें तो क्या क्या बनेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट अगर पूछ देगा, इक्विवेलेंट मास निकालना है इसका, इक्विवेलेंट मास निकालना है किसका, इसकी बात करें, इक्विवेलेंट मास निकाले किसका, KMnO4 का, तो आप पूछिएगा किस केस में KMnO4 का इक्विवेलेंट किस केस में, एसिड में, बेस में या न्यूट्रल में। अगर मान लीजिए ऊपर में क्या है, मोलिक्यूलर मास KMnO4 का 158 होता है, ठीक है। अगर हम इसको नीचे क्या एन फैक्टर, अगर हम एसिड के केस में एन फैक्टर बात करें तो 158/5, बेस के केस में बात करें तो 158 कितना का चेंज आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये +7 से +6 आ रहा है, चेंज कितना का आ रहा है, 1 का तो नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे गलती हो गया था, सॉरी, यहाँ +6 में है, ये +7 में है, चेंज कितना का आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 1, तो 1, ठीक है, यहाँ पे 3, अब ठीक है। तो एसिड के केस में क्या आ जाएगा, 158/5, बेस के केस में 158 कितना है 1, और न्यूट्रल केस में 158/3, मतलब KMnO4 का ही क्या इक्विवेलेंट मास अलग अलग होता है, एसिड, बेस, न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पे हमने एन फैक्टर निकालना देख लिया, हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास पढ़ लिया, ठीक है। इधर लिख देते हैं इक्विवेलेंट मास, क्या पढ़े, मोलर मास बटा एन फैक्टर, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट एक ही बात है, नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? आपके पास इक्विवेलेंट मास आ गया, ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। जो वेट दिया हुआ रहेगा, गिवन मास, वेट बाय इक्विवेलेंट मास। वेट तो आपको दिया हुआ रहेगा, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना अभी आपने सीख लिया। क्या सीखा? मोलर मास, मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर भी बता दिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नॉर्मालिटी के बारे में। नॉर्मालिटी से पढ़ने से पहले आपको इक्विवेलेंट मास आना चाहिए और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मालिटी जो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं वो आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने बोला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन किसमें? लीटर में रखना है, मिलीलीटर में मत रखिएगा। हमने नॉर्मालिटी निकालने से पहले आपको इक्विवेलेंट मास आना चाहिए, इक्विवेलेंट मास मोलिकुलर मास बाई एन फैक्टर। उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या था? वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास जो आपने यहां से निकाला, तब आपका आएगा नॉर्मालिटी। इसको क्या रखें? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ठीक है, नॉर्मालिटी का थ्योरी यहां पे खत्म होता है। हम आपको इसका कुछ क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन लिए। 10 ग्राम H2SO4 एसिड है, 20 ग्राम LOH3 बेस है और 30 ग्राम MgCl2 क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, अब हम निकाल, इसमें क्या पूछा है? इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आपको पता है क्या आता है? यहां फॉर्मूला लिखते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या आता है? मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट निकाला है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम क्या था? मास, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अच्छा, 2 बार ये आ गया क्या? एक ही बार। ठीक है, इक्विवेलेंट मास। हमको पहले ये निकालेंगे, ये आएगा इसके नीचे रख देंगे। वेट तो दिया हुआ ही है। चलिए इक्विवेलेंट मास फर्स्ट केस में निकालते हैं, फर्स्ट के लिए निकालते हैं। मोलिकुलर मास H2SO4 का मास इसका होता है 32 कितना जगह 64। इसको जोड़िएगा, ये आएगा आपका 4 2 6 2 8 6 3 9 98। ठीक है, एन फैक्टर की बात करें, ये क्या है? एसिड। मैंने क्या बोला था? एन फैक्टर एसिड के केस में नंबर ऑफ H प्लस, H2SO4 तो उठता है 2H प्लस, तो यहाँ पे H प्लस की संख्या आएगा 2। तो यहाँ पे क्या है? हाँ सही तो है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? इक्विवेलेंट, क्या इक्विवेलेंट मास आ गया आपका 49। ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। वेट कितना हुआ है? 10 मोलिक्यूलर। अब क्या करना नीचे में? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट कितना मास कितना है? 49 बाई 49। ये आपका क्या आ गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। दूसरे केस में इक्विवेलेंट मास की बात करें, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलिकुलर मास, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, अल्मोनियम का 27, ऑक्सीजन का कितना जगह 16, 3 या 48 और कितना 3। इसको जोड़िए 7 10 18 1 78 आएगा। हमको क्या करना है? बेस है, बेस किसमें कितना OH माइनस मिल रहा है, तो OH माइनस यहाँ पे 3 मिलेगा, तो बेस इसका मतलब एन फैक्टर आएगा 3। ठीक है, इसकी कटेगा, कट जाएगा शायद 8 3 6 1 कितना आ गया 1 8 26। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट मास आ गया 26। ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें, क्या जाएगा? मास, वेट कितना है 20 अपॉन में इक्विवेलेंट मास कितना है 26 10 बाई 30। ठीक है, थर्ड क्या है? 30 ग्राम MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हम यहाँ पे क्या आए, इक्विवेलेंट मास की बात करें, इक्विवेलेंट मास
मोलिकुलर मास मैग्नीशियम क्लोराइड का, इसका क्या होता है मैग्नीशियम का 24, एक क्लोरीन का 35.5, दो का 71, कितना आ गया 95 आ गया, ठीक है 95 अपॉन एन। अब यहाँ पे चार्ज देखिए Mg+2 और Cl-1, लेकिन 2 Cl है तो किसी का चार्ज देखिएगा 2 आएगा, तो इक्विवेलेंट मास हो गया इसे यहाँ पे क्या 95/2। ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें क्या जाए आपका, गिवन वेट कितना है 30 अपॉन में ये 95/2, तो 95 नीचे आएगा और ऊपर में चला जाएगा 2, तो 60/95 ये आ गया आपका क्या निकले थे इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको क्या देता सॉल्यूशन का वॉल्यूम देता, ये कितना सॉल्यूशन में, मतलब मान लीजिए 100 ml सॉल्यूशन आता, 10 ml सॉल्यूशन, बस कुछ नहीं करते, इसी को आप बाय वॉल्यूम कर देते तो ये आपका आ जाता क्या नॉर्मलिटी। जो आपको ये आया है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अगर यही सॉल्यूशन में रहता, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होता, उस वॉल्यूम से आप डिवाइड कर देते, आपका क्या आता है नॉर्मलिटी आता। एक क्वेश्चन नॉर्मलिटी का भी देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लिए, इसमें मैंने इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नॉर्मलिटी तीनों पूछ दिया। तो पहले स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। पहले क्या था इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या आता है मोलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। मोलिक्यूलर मास कितना है H2SO4 का 98 है, एन फैक्टर कितना है यहाँ पे H+ कितना निकलेगा 2 निकलेगा, तो 2 कितना आ गया 49। ये क्या आ गया आपका इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, लिख देते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। वेट कितना दिया हुआ है 147 बाई इक्विवेलेंट मास कितना है 49, हाँ कहाँ है 49, ये रहा, ये कटेगा कितना 47 है, 3 टाइम्स में ये गया, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 आ गया। अब बात करते हैं नॉर्मलिटी की। नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया 3, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम कितना है 2000 ml, 2000 मिलीलीटर, इसका मतलब लीटर में चेंज करेंगे तो बाई 1000, तो वॉल्यूम कर दिया मैंने मिलीलीटर, अब ये आ गया लीटर, 30 से 30, 3/2, नॉर्मलिटी आ गया आपका 1.5। ये रहा आपका नॉर्मलिटी। इस पूरे लेक्चर में सिर्फ नॉर्मलिटी है। नॉर्मलिटी को पढ़ने के लिए इक्विवेलेंट मास जरूरी है, उसके बाद आएगा आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये सब के सब 11th का पोर्शन है। इस लेक्चर में सिर्फ नॉर्मलिटी लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है।